हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया एक संक्रमण है। ऑप्शन है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का या फेफड़ों का। तो देखिए, निमोनिया जो है ये फेफड़ों का संक्रमण होता है। ठीक है, फेफड़ों पर इसका इफेक्ट पड़ता है निमोनिया का। ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसको व्याख्या में हम देख लेते हैं। तो निमोनिया कैसा होता है? ये जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो जितने भी जीवाणु से होने वाले हैं, वायरस से होने वाले हैं या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, उन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। मैंने ट्रिक के माध्यम से बताए हुए हैं, तो आप एक बार जाके वीडियोस में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निमोनिया की। तो निमोनिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो डिप्लोकोकल न्यूमानी बैक्टीरिया के कारण ये होता है। और इसका जो संक्रमण है वो फेफड़ों पर होता है। ठीक है, इफेक्ट इसका जो पड़ता है निमोनिया का वो फेफड़ों पर पड़ता है। तो ये हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1937 में, 1938 में, 1940 में, 1953 में। तो एगमार्क एक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो एगमार्क क्या है? एक मानक होते हैं। तो इसमें हमें बताना है ये कब लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एगमार्क एक्ट जो है ये 1937 में लागू हुआ था। इसको व्याख्या में हम देख लेते हैं। तो देखिए, एगमार्क एक्ट जो है ये 1937 में लागू हुआ। एगमार्क होता क्या है? तो एगमार्क जो होता है एक मानक होता है जो कि कृषि उत्पादों पर एक नियोजित प्रमाणीकरण चिन्ह होता है। मानक या चिन्ह दोनों आप कह सकते हैं, जो कि कृषि उत्पादों पर होता है। यह आश्वासन दिया जाता है इसके माध्यम से कि यह भारत सरकार की एक एजेंसी विवरण और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप है। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ था? एगमार्क 1937 में लागू हुआ था, जो कि कृषि उत्पादों पर एक प्रमाणीकरण चिन्ह या फिर मानक होता है। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, गंधक और लोहा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हृदय की जो धड़कन नियंत्रित करता है वो कौन सा खनिज होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। पोटेशियम जो होता है ये हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसको हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो देखिए, पोटेशियम की यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले हम। पोटेशियम क्या है? ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो है आवश्यक खनिज लवण होता है। ठीक है, इसकी सोर्स क्या है? मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां, इनसे हमें पोटेशियम की प्राप्ति हो जाती है। वहीं बात करते हैं सोडियम की। तो यहाँ पर सोडियम की यदि हम बात करें तो सोडियम का कार्य क्या होता है? रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। दोनों में आपको अंतर समझना है। जो सोडियम है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होता है, और पोटेशियम जो है तो ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब ये जो आयरन है यानी लोहा है, इसका काम क्या होता है? तो रक्त का हीमोग्लोबिन बनाता है ये लवण, जो कि शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। गंधक की यहाँ पर बात करें तो ये क्या होता है? हरे पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ होता है। तो इन चारों के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अम्ल यानी कि एसिड दिए हुए हैं, और उनके सोर्स क्या हैं जो हमें नेचुरली तरीके से वो अम्ल हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनका मिलान आपको करना है। ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल। तो इनको यहाँ पर हमें सही तरीके से मिलाना है। तो देखिए, लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं ये किस में होता है? ये दूध में होता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल की यदि बात की जाए तो ये किस में होता है? सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, आंवला, इनमें क्या होते हैं? साइट्रिक अम्ल होते हैं। मौलिक अम्ल जो होता है ये होता है सेब में। ठीक है, एप्पल में। तो इनको हम व्याख्या पर यहाँ पर देख पहले इनका सही बता देते हैं हम कौन सा है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, इसको व्याख्या में हम देखें तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ लैक्टिक एसिड और उनके सोर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ एसिड और उनके कुछ सोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं।
तो यदि बात की जाए दूध में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। सिरका और अचार में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर और अन्य पेय पदार्थ जो होते हैं उनमें कौन सा होता है, उनमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है। नींबू और संतरा इनमें साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर की यदि बात की जाए इनमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में जो पाया जाता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मिलान करने के लिए अक्सर यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको कुछ का तो याद रहता है लेकिन एक दो हम याद करके जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए रहता है कि हमें उस टाइम पे समझ नहीं आता, इसलिए आप यहाँ पर सबको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वदाता में व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। ऑप्शन ए वर्ग, ए और बी वर्ग या ओ वर्ग का होता है। तो सर्वदाता व्यक्ति कौन सा है, जिसका रुधिर वर्ग ओ होता है, यानी डी, इसका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर मैंने इसको व्याख्या में नहीं दिया है क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारा ब्लड के बारे में दिया हुआ है, एक बार आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो जाता, वहाँ पर मैंने एंटीबॉडी एंटीजन सारा कुछ वहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन के। तो मंदबुद्धि जो है ये किसके कारण होता है, तो ये आयोडीन के कारण होता है। इसको हम व्याख्या में देख लेते हैं। आयोडीन की जब हम बात करते हैं तो आयोडीन की कमी से कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रेटिनिज्म, एक होता है क्रेटिनिज्म, मिक्सिडिमा और गोइटर, ये तीनों ही किसकी कमी से होते हैं, आयोडीन की कमी से होते हैं। और जब थायरॉक्सिन की कमी होती है या उसका उपापचय ठीक प्रकार से नहीं होता है तब ये तीनों देखे जाते हैं। इसमें जो क्रेटिनिज्म है तो ये कब होता है, जब थायरॉक्सिन की कमी होती है। तो बच्चों में अक्सर शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो है ये मंद हो जाती है, यानी कि क्या देखा जाता है, इसमें मंद बुद्धि के लक्षण बच्चों में देखे जाते हैं। उनके शारीरिक विकास भी रुक जाता है, बच्चे बौने रह जाते हैं, ठीक है। मिक्सिडिमा की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, जो शरीर का तापमान है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, और पल्स रेट इसमें कम हो जाती है, ये सभी इसमें लक्षण देखे जाते हैं। गोइटर में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूलकर बड़ी हो जाती है। तो ये तीनों ही क्या है, इसमें बात की थी मंदबुद्धि की, तो मंदबुद्धि किसकी कमी के कारण हो रहा है, आयोडीन। और यदि आयोडीन का यदि यहाँ पर बात की जाए तो क्रेटिनिज्म में ये लक्षण देखे जाते हैं, ठीक है, मंदबुद्धि के। नेक्स्ट है सुजनी का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है बंगाल से, बिहार से, कर्नाटक से, मिजोरम से। तो देखिए यहाँ पर जो सही होगा वो बिहार आपका सही जाएगा। जब यहाँ पर हम बात करें सुजनी की, ठीक है, तो यदि ऑप्शन में बंगाल और बिहार दोनों हो तो आपको लगाना है बिहार, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा क्योंकि बिहार में सुजनी को जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन अगर ऑप्शन में बिहार ना हो तो आपको बंगाल यहाँ पर सही करना है क्योंकि सुजनी का संबंध किससे है, कांथा से है, और कांथा कहाँ से है, बंगाल से है। इसको एक बार हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो जो सुजनी होती है ये होती क्या है, तो ये कांथा कढ़ाई से बनी हुई पलंग की चादर जो होती है वो सुजनी होती है। और सुजनी के डिज़ाइन कैसे होते हैं तो हमने डिटेल में बात की थी जब कांथा की कढ़ाई के बारे में, तो वहाँ पर हमने देखा था जो सुजनी के डिज़ाइन होते हैं उनकी जो आउटलाइन होती है वो ब्लैक धागे से की जाती है, ठीक है। और सुजनी का संबंध कहाँ से है, बिहार से है। और ये होती क्या है, तो ये पलंग चादर होती है, ठीक है, पलंग की चादर होती है। और ये कांथा कढ़ाई जो है ये कैसे की जाती है, आप जानते हैं जो पुराने वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र होते हैं, तो बंगाल की जो महिलाएं थी उन्होंने उन्हीं वस्त्रों से नए वस्त्रों का निर्माण करना सीखा, जिसमें आपका आ जाता है और आ जाता है, ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं। सुजनी हो गया, दुर्जनी हो गया, ये सब कांथा की कढ़ाई हैं। लेकिन सुजनी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बिहार यहाँ पर सही करना है। और कौन कौन से हैं, अब ये जो बंगाल की कांथा है पारंपरिक कढ़ाई कला है जिसका अर्थ क्या होता है, पैबंद लगा वस्त्र, ठीक है। बंगाल की कांथा से बने हुए लेप, सुजनी, आरशीलता और रुमाल, बेटन, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है नायलॉन की खोज या आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो नायलॉन की खोज किसने की या इसका आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है डॉक्टर वेलिस एच कैरोथर्स, हेनरी तथा ड्रेफस, जॉर्ज आर्डेमर्स, हेनरी विलियम परकिन। तो देखिए नायलॉन की जो खोज है ये किसने की थी,
तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। डॉक्टर वेलिस एच कैरोथर्स ने नायलॉन की खोज की थी या इसका आविष्कार किया था। ठीक है, अब इसके नायलॉन के बारे में हम जान लेते हैं। नायलॉन क्या है? मैन्युफैक्चर्ड फाइबर होता है, यानी मानव निर्मित होता है ये। और ये कैसा होता है? सिंथेटिक होता है। इसी को हम मैजिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, जादुई तंतु इसे हम कहते हैं। आविष्कार इसका किसने किया? डॉक्टर वेलिस एच कैरोथर्स ने किया। और इसके जो नायलॉन बनाने के लिए जो भी रसायन का प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन सा होता है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। बस इन चीज़ों को आप नायलॉन में याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 2 रसायन नाम याद रखिएगा। इसका आविष्कार किसने किया? मैन्युफैक्चर्ड फाइबर होता है, सिंथेटिक होता है, इसी को मैजिक फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 2.0 का उद्घाटन किया है, जिसके तहत ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये मैं करा चुकी हूँ पोषण अभियान आपको, जिसमें मैंने सारे कराए थे। 2.0 भी कराया है उसमें। तो इसको आपको बताना है कि किसकी ओर ये ध्यान केंद्रित करता है और किसके द्वारा ये जो है पोषण 2.0 लाया गया है। तो आपको याद रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये लाया गया है। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, खाद्य सुरक्षा, समेकित बाल विकास, जैविक खाद्य सामग्री में वृद्धि, कामकाजी आबादी के लिए पोषणीय सुरक्षा। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। जो भी समेकित बाल विकास है उनके लिए पोषण 2.0 का उद्घाटन किया गया है और उन्हीं पर विशेष करके ध्यान केंद्रित किया गया है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 2.0 का उद्घाटन किया है। देखिए, यूजीसी नेट में इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। पोषण माह उसमें पूछ लिया गया था लास्ट ईयर एग्जाम, अभी जो एग्जाम आपका हुआ था उसमें पोषण माह पूछा गया था। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पोषण माह के दौरान, पोषण माह कब आता है? सितंबर में आता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2018 से पोषण माह की शुरुआत हुई थी, जो प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। इसके दौरान पोषण वाटिका स्थापित करने के लिए आग्रह किया गया था। 1 महीने तक चलने वाले पोषण अभियान मिशन के तहत मुख्य तौर पर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस पे ये जो है पोषण 2.0 1 महीने तक चलता है सितंबर माह में, और विशेष रूप से जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं उन पर विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत जब हम समेकित बाल विकास सेवा पढ़ते हैं, यानी ICDS पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आंगनवाड़ी सेवाएं ICDS के अंतर्गत आती हैं, पोषण अभियान इसके अंतर्गत आता है ICDS के अंतर्गत, किशोरियों के लिए जो भी योजनाएं हैं वो ICDS के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने वाली एक अम्ब्रेला योजना है। ठीक है, ICDS क्या है? जो कि आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने वाली एक अम्ब्रेला योजना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ICDS की शुरुआत कब हुई थी या इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम जान लेते हैं। केंद्रीय बजट 21-22 में क्या हुआ था कि पूरक पोषण कार्यक्रम जो भी थे और पोषण अभियान, इन दोनों का विलय करके पोषण 2.0 को लाया गया था। जो भी पूरक पोषण यानी सप्लीमेंट न्यूट्रिशन कार्यक्रम है और पोषण अभियान, इन दोनों को मर्ज करके पोषण 2.0 लाया गया। कब लाया गया? 2021-22 के बजट में। इतना बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भी हम रसोई में जो गैस यूज होती है, सिलेंडर यूज होते हैं, उनमें जो गैस होती है वो कौन सा प्रयोग में लाया जाता है ईंधन? ऑप्शन है LPG, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, LPG होता है। तो LPG जो होता है इसमें कौन कौन सी इसके घटक होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। इन दोनों को आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ब्यूटेन वह प्रोपेन गैस इसमें होती है और ये तरलीय गैस होती हैं। LPG जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। तरलीय गैस ये होती हैं जिसमें ब्यूटेन प्रोपेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की विशेषताएं हैं? शाही, ओजस्वी, प्रभावशाली और क्रियाशील। तो ये किस रंग की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है सफेद, हरा, बैंगनी, नीला। तो देखिए, शाही, ओजस्वी, प्रभावशील, क्रियाशील,
ये जितनी भी रंग की विशेषताएं हैं ये बैंगनी रंग की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो यहाँ पर कुछ रंग और विशेषताएं दी हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो बैंगनी रंग जो है ये क्या दर्शाता है या इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? शाही, ओजस्वी, प्रभावशाली और क्रियाशील इसकी विशेषताएं होती है। वहीं सफेद रंग जो है शुद्ध और श्वेत और ठंडा होता है। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में अक्सर हम लोग ठंडे वस्त्रों को यानी कि हरा हो गया, नीला हो गया, सफ़ेद हो गया, इन्हीं कलर को ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, शुद्ध सफ़ेद और ठंडा महसूस ये हमें कराता है। हरा रंग जो होता है ठंडा होता है, शांति का प्रतीक होता है, स्फूर्तिदायक और आरामदायक ये होता है। नीला रंग कैसा होता है? सभी रंगों में अधिक ठंडा जो होता है वो नीला रंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक जो ठंडा रंग होगा वो कौन सा होगा? नीला होगा। कठोर और प्रशांत शांतिपूर्ण का ये प्रतीक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स के लाभ में समाहित है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर सुरक्षित रोजगार, कार्य क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि, दक्ष वित्तीय प्रबंधन, कम से कम चोट लगना। तो देखिए एर्गोनॉमिक्स में हमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें सुरक्षित रोजगार इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसका लाभ क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? सुरक्षित रोजगार, कार्य क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है, कम से कम चोट लगना। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एर्गोनॉमिक्स होते क्या हैं। तो इन्हें हम श्रम दक्षता शास्त्र भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जो एर्गोनॉमिक्स है इसका अर्थ होता है कार्य का विज्ञान, यानी कि इससे अभिप्राय क्या है? जो श्रम दक्षता शास्त्र है ये जो होता है, यानी कि जैसे आप रसोई घर में जो भी उपकरण हैं, मशीन है, यंत्र हैं, औजार हैं, इनका प्रयोग करके जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? सुरक्षित रोजगार आप प्राप्त कर सकते हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जितने भी आप इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, औजार, मशीनें वगैरह, ठीक है, रसोई घर में या फिर कोई भी आप कंप्यूटर वगैरह इन सब का यूज़ करेंगे, जैसे कपड़े धोने मशीन वगैरह होगी, तो आपको एक सुरक्षित रोजगार मिलेगा, कार्य क्षमता में उत्पादकता में वृद्धि होगी। ठीक है, और क्या होगा? कम से कम चोट लगने की संभावना इसमें रहती है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और मानसिक, व्यावसायिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम आपका बना रहेगा। तो एर्गोनॉमिक्स के ये फायदे होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? श्रम दक्षता शास्त्र यानी कार्य का विज्ञान इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब इनमें कुछ सिद्धांतों को रखा जाता है, जैसे उपकरण, औजार, यंत्र, मशीनें, रसोई घर के बर्तन, कंप्यूटर, फर्नीचर, परिधानों आदि का निर्माण और विकास किया जाए। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एर्गोनॉमिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपको पीएम पोषण योजना के बारे में बताना है। वो पहले जो हमने पढ़ी थी वो पोषण अभियान के अंतर्गत था, ये अलग है। ये क्या है? पीएम पोषण की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 2021-22 से 2022-23 के लिए, बी ऑप्शन है 2021-22 से 23-24 के लिए, फिर सी है 2021-22 से 24-25 के लिए, या फिर 21-22 से 25-26 के लिए। तो आपको बताना है जो पीएम पोषण योजना है इसको कब के लिए मंजूरी दी है? तो 2021-22 से 25-26 के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये जो पीएम पोषण योजना है ये है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना या फिर पीएम पोषण योजना की शुरुआत की है। ठीक है, स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए। अब ये जो योजना है ये किसका स्थान लेगी? तो ये मिड डे मील योजना का स्थान लेगी। जो मिड डे मील योजना चल रही है जिसमें क्या होता है, स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो ये उसका स्थान लेगी। और कब से कब तक के लिए है ये? तो 2025-26 तक के लिए ये है, यानी 5 साल की शुरुआती अवधि इसकी कब से कब तक है? 2021-22 से 25-26 के लिए इसको लॉन्च किया गया है, तब तक ये मिड डे मील योजना का स्थान लेगी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मिड डे मील योजना कब शुरुआत इसकी हुई, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पीएम पोषण योजना की बात कर रहे हैं, इसके बारे में जानें और
तो जो पीएम पोषण योजना है इसके अंतर्गत क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे प्री प्राइमरी या बाल वाटिका जो प्ले स्कूल रहते हैं उनमें भी छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, इसके अंतर्गत ये है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। आपको बताना है मिड डे मील योजना कब लागू हुई या कब इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए भोजन पकाने की विधियों का सूची 2 में दिए गए उनके तापक्रम के साथ उनका मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है उबालना यानी बॉइलिंग, खदकाना यानी सिमरिंग, पोचिंग, ठीक है, धीमी आंच पर पकाना स्टोइंग। तो यहाँ पर इनका मिलान आपको सही तरीके से करना है। तो देखिए उबालना, तो उबालते हम किस टेम्परेचर पर हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। जो भी खाद्य पदार्थ हमें पकाना होता है, यदि हमें उसे उबाल कर पकाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको उबाला जाता है। खदकाने में हम जो पानी की मात्रा होती है वो कम लेते हैं, जितनी हम उबालने में यूज़ करते हैं उससे कम होती है, तो इस पर खदकाना यानी सिमरिंग में हम कितना टेम्परेचर रखते हैं, तो 85 से 93 इसमें डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है इसका। पोचिंग जैसे एग वगैरह इनको पकाना, तो इनका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 70 से 80 होता है। ठीक है, और धीमी आंच पर पकाना स्टोइंग जिसे हम कहते हैं, इसको हम 98 डिग्री सेल्सियस पर इसको भोजन को पकाते हैं। ठीक है, धीमी आंच पर इसमें पकाते हैं हम भोजन को, तो इसी को हम स्टोइंग कहते हैं। अब इसमें इनके नाम आपको याद रखने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इनका टेम्परेचर कितना है, इनको कितना फ़ारेनहाइट भी आपको याद रखना है, यदि आपको निकालना नहीं आता है। बाकी आप ऐसे भी, आपको यदि डिग्री सेल्सियस पता है तो आप फ़ारेनहाइट इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन बने, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कितने अगर आप सबका ना याद रख पाए तो बॉइलिंग का तो आपको पता होना चाहिए कि कितने फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए यहाँ पर व्याख्या इसकी नहीं दी है क्योंकि ये मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को करा दिया है, तो आप एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा भोजन पकाने की विधियाँ, क्योंकि आपको भी और अच्छे से पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रट ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। तो हम लोग कुछ होम मैनेजमेंट में कला के तत्व सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उन्हीं में यहाँ पर बात कर रहे हैं कला के तत्वों के बारे में, यानी एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर रट के अनुसार कौन सा मूल तत्व नहीं है कला का, तो इन्होंने प्रकाश को नहीं बताया है। ठीक है, इनके अनुसार जो प्रकाश है ये कला का मूल तत्व नहीं है। बाकी रेखा, स्वरूप, स्पर्श इनके अनुसार जो है कला के तत्व होते हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यानी कला के तत्व कौन कौन से होते हैं। 7 कला के तत्व होते हैं। कौन से होते हैं, लाइन, ठीक है, आकार हो गया, नमूना हो गया, पोत हो यानी टेक्सचर हो गया, कलर, लाइट और स्थान। अब ये जो प्रकाश है, रट के अनुसार प्रकाश को काउंट नहीं किया गया है कला के तत्वों में। तो ये आपको पता होने चाहिए, कला के तत्व या कला के सिद्धांत दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांग के अनुसार रंगों में विशेष गुण पाए जाते हैं। तो कितने गुण पाए जाते हैं या कितनी विशेषताएं होती हैं। जब हम कलर वाला पढ़ते हैं, ठीक है, कलर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें प्रांग के अनुसार कलर्स के बारे में कुछ विशेषताएं या फिर विशेष गुण बताए गए हैं, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो देखिए प्रांग के अनुसार जो रंगों में विशेष गुण या विशेषताएं बताई गई हैं वो 3 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी, तो देखिए प्रांग कलर सिस्टम जो है उसके अंतर्गत इन्होंने 3 विशेषताएं या गुण बताए हैं। कौन कौन से, एक तो होता है ह्यू, जिसे नेम ऑफ द कलर हम बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ह्यू क्या होता है, रंगों का गर्मपन और ठंडापन बताता है। यानी कि आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई है तो हम बोल सकते हैं कि ड्रेस का ह्यू क्या है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कलर्स को बताते हैं। दूसरा है वैल्यू ऑफ द कलर। वैल्यू ऑफ द कलर क्या होता है, रंगों का हल्कापन और गहरापन को ये बताता है, तो ये वैल्यू ऑफ द कलर हो जाता है। फिर है क्रोम ऑफ द कलर, रंगों की चमक या मंद रूप। कुछ कलर होते हैं चटकीले होते हैं, चमक होती है उनमें, और कुछ कलर कैसे होते हैं, मंद रूप को दर्शाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, क्रोम ऑफ द कलर। तो इन्होंने 3 विशेषताएं बताई हैं प्रांग ने कलर सिस्टम में, तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ ह्यू का मतलब क्या है, वैल्यू और क्रोम, इन सब के मतलब क्या होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बीसीजी का अर्थ होता है, तो तीखा लगता है, आपको पता है बीसीजी के नाम से। अब उसकी यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है,
तो बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो BCG का अर्थ क्या होता है? बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन इसका अर्थ होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होते हैं। तो जिनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है वो किसके रोगी होते हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रोमलेशिया, रिकेट्स, मिक्सिडिमा, रतौंधी। तो देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। अब विटामिन डी में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से होते हैं आपको पता है? बड़े लोगों में ऑस्ट्रोमलेशिया होता है और बच्चों में रिकेट्स होता है। तो यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है तो उनमें रिकेट्स रोग हो जाता है। मिक्सिडिमा हमने बात की थी आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या इतनी ज़रूरी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार यानी हम ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं बल्कि में भी संगत होना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम ब्लड लेते हैं यानी ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का या लेते हैं या ब्लड किसी को हम डोनेट करते हैं तो उसमें ना केवल उसका वर्ग यानी कि जब हम ग्रुप पढ़ते हैं ब्लड के, ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया या फिर ओ हो गया, तो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो न केवल रक्त के प्रकार बल्कि क्या और कारक उसमें मैटर करता है? तो RH कारक उसमें होना चाहिए। RH फैक्टर जो होता है ये भी मैच करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम कराया था आपको जब MCQ हमने सॉल्व किए थे, तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी कि खाद्य संरक्षण का तरीका, तो आप लोगों ने बताया था कि शायद इसमें खमीरीकरण नहीं आएगा। तो देखिए जो खाद्य संरक्षण के तरीके होते हैं हम इनमें कौन कौन से तरीके पढ़ते हैं खाद्य संरक्षण में? तो देखिए प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेटर द्वारा, ठीक है, ये आपको पता है खाद्य संरक्षण का तरीका है। दूसरा था खमीरीकरण में आपको दिक्कत थी, तो देखिए खमीरीकरण यानी कि फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल क्या करता है? जो भी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं या फिर शर्करा, खास शर्करा होती है, तो लैक्टिक एसिड जीवाणु की क्रिया द्वारा लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो हो गई, तो ये किसके अंतर्गत आता है? खमीरीकरण के अंतर्गत आता है। खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन इसके अंतर्गत ये आता है। तो आपको पता चल गया लैक्टिक एसिड जीवाणु की क्रिया करके लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि दूध से दही बनना इसकी क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन आप जानते हैं कि जब भी जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें यदि हम उसका डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण करा दें तो भी हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं यानी कि उनका संरक्षण कर सकते हैं। फिर क्या है? ऑक्सीकरण का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें पूछा था कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही था कि ऑक्सीकरण जो है ये खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं होता है। बाकी प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर द्वारा हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन द्वारा, तो इसमें हमने बात की थी लैक्टिक जीवाणु जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज पर क्रिया करके उसे अपघटित कर देते हैं, और ये जो क्रिया होती है जैसे कि दही में होती है, तो यही क्रिया क्या होती है? यही क्रिया आपकी फर्मेंटेशन या फिर खमीरीकरण कहलाती है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो ये आपका तरीका नहीं है जो खाद्य संरक्षण का तरीका है, इसमें ऑक्सीकरण आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमने 20 MCQ डिस्कस किए। यदि इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने और फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।